हेलो बच्चों, आज हम हमारा 11th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट की इंट्रोडक्शन क्या है, ये हेल्पफुल क्यों होगा, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तो समझिए। इनिशियली क्या था, जैसे कोई इंडिया में रहता है, भारत में, कोई फ्रांस में रहता है, कोई ब्रिटेन में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को अपनी अपनी यूनिट्स में मेज़र किया करते थे। जैसे इंडिया में मास की यूनिट, लेट्स से फिजिकल क्वांटिटी हम मास लेते हैं, इंडिया में मास को अलग यूनिट में मेज़र करते थे, ब्रिटेन में अलग यूनिट में, फ्रांस में अलग यूनिट में। ऐसे हर कंट्रीज ने अपने अपने जो यूनिट्स थे उनको क्या कर रखा था, अडॉप्ट कर रखा था। ठीक है। और जब हमने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रेडिंग शुरू की, मतलब व्यापार शुरू किया दूसरे देशों के साथ, तो हमें क्या होने लगी, गड़बड़ महसूस होने लगी कि हमारी यूनिट और उनकी यूनिट कहीं ना कहीं उनका कन्वर्जन मुश्किल हो जाता था। तो इसलिए ट्रेडिंग में क्या होती थी, गड़बड़े होती थी। जैसे एक एग्जांपल आपने भी देखा होगा, जैसे हम इंडिया में ही किसी किसी स्टेट में तो हम बोलेंगे कि हमें जो बनानाज लेने हैं, केले लेने हैं, वो मिलते हैं डजन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, तो इतने रुपए दर्जन है, इतने रुपए डजन है। ठीक है। और किसी किसी स्टेट में अगर हम जाएं तो वहाँ पे किसके हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से मिलते हैं। अगर हमें ट्रेडिंग करनी हो, हमें देखना हो कि हमें कहाँ से फ़ायदा होता है, हम हरियाणा से लें या राजस्थान से बनानाज लें, हमें कहाँ से फ़ायदा होगा, तो हमें पता नहीं किलो के हिसाब से लेने में फ़ायदा है या दर्जन के हिसाब से लेने में फ़ायदा है। तो मैंने कहा कि मेरे को 2 मीटर पाइप चाहिए। ठीक है। और जब मैं दुकानदार के पास गया, उसने कहा कि मैं मीटर के हिसाब से, मेरे को नहीं पता मीटर क्या है, मैं पाइप को देता हूँ किलो के हिसाब से। मैं बोला कि मेरे को किलो के हिसाब से नहीं, मैं मीटर के हिसाब से चाहता हूँ। बोला मेरे को नहीं पता मीटर में कैसे मापते हैं, मेरे को पता कि किलो के हिसाब से लेना हो तो ले लीजिए। तो क्या हुआ, हम ट्रेडिंग नहीं कर पाए, चीज़ें ना खरीद पाए। ठीक है। इसी प्रकार से जब एविएशन शुरू हुआ, इंटरनेशनल एविएशन यानी कि यहाँ से जो हमारे एरोप्लेन जाते दूसरे देश चले जाते थे, तो वहाँ क्या होने लगी, लैंग्वेज यूनिट बराबर ना, सेम यूनिट ना होने की वजह से क्या होने लगी, गड़बड़ी होनी शुरू हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ से पेन उड़ा, उसको इंस्ट्रक्शन दी गई कि भी जो आप अपनी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा लीजिए। ठीक है। ओके, उसने बढ़ा ली। हिसाब से वहाँ पे बोला गया माइक्रोफोन में कि आप ऐसा कीजिए, आप 15 माइल पर घंटे के हिसाब से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए। अब क्या हुआ, उसको समझ में आया कि 15 माइल बढ़ा है या 20 किलोमीटर बढ़ा है। तो वहां पे क्या हो सकती थी, गड़बड़ी हो सकती थी, एक्सीडेंट हो सकते थे। ठीक है ना। तो यहां से हमें पता चला कि हमें यूनिट की क्या चाहिए, यूनिफिकेशन चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम बनाना है यूनिट का कि सारे देशों में उसको क्या किया जाए, माना जाए, ताकि हम ट्रेडिंग अच्छे से कर सकें। हम कुछ और करना चाहते हैं, एरोप्लेन एविएशन होती है वो आराम से हो सके। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर्स का दौर आया, कंप्यूटर्स में भी लैंग्वेज में क्या चाहिए थी, यूनिफिकेशन चाहिए थी। हर यूनिट क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। जो यहाँ पे यूनिट है वहीं क्या होनी चाहिए, हर देश में क्या होनी चाहिए, वही यूनिट होनी चाहिए थी। ठीक है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी सिस्टम ऑफ यूनिट की। एक तरह का सिस्टम हर पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है, जो डेफिनेशन है, वो क्या है, इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, एक सेट है। क्या है, एक सेट है सारी की सारी क्वांटिटीज का, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो या क्या हो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हो, उन सब की यूनिट्स का क्या है, एक सेट है। और ये सेट क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है, रहेगा, सेम रहेगा, ऐसा माना गया। ठीक है। इसमें मेन इनिशियली 3 प्रकार के सिस्टम उभर के आए। ठीक है। पहला था सीजीएस सिस्टम। ये क्या था, एक फ्रेंच सिस्टम था। क्या था ये, फ्रेंच सिस्टम था। फ्रेंच सिस्टम था ये। इसमें जो सी था वो किसके लिए था, सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ के लिए था। ठीक है। ये किसके लिए था, लेंथ। जी, ये किसके लिए था, ग्राम के लिए यूज किया था ये। और ग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। और एस वो किसके लिए था, टाइम के लिए, यानी कि किसके लिए था वो, सेकंड।
एस किसके लिए था, सेकंड को डिनोट करता था, और वो किसके लिए है, टाइम के लिए यहाँ पे यूनिट मानी गई। ठीक है। सीजीएस सिस्टम क्या था, एक फ्रेंच सिस्टम था। सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, और वो किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। जी स्टैंड फॉर ग्राम, और वो किसकी यूनिट है भाई, मास की यूनिट है। एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड, और वो किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। ये सिस्टम बड़ा ही अच्छा माना गया, क्योंकि ये क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। क्या है ये, मीट्रिक सिस्टम। अब मीट्रिक सिस्टम क्या है वो हम देखेंगे वहां पे। मीट्रिक सिस्टम क्या है, बेसिकली जब हमें कोई पर्टिकुलर यूनिट दी गई हो, क्या दी गई हो, एक पर्टिकुलर यूनिट दे दी, या तो हमें उसे हायर वाली यूनिट पे जाना हो या इस यूनिट से लोअर वाली यूनिट पे जाना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैट्रिक किसके लिए यूज होता है, 10 के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, 10 के लिए यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे ग्राम की बात करें, ग्राम को यूनिट थी, इस ग्राम से इससे नेक्स्ट अपर वाली टर्म यूनिट पे जाना था। कौन सी यूनिट है, डेकाग्राम। तो ग्राम को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे आप, ग्राम को यूनिट है, उसको अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, डेकाग्राम बन जाएगा। अब डेकाग्राम को अगर आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो हेक्टोग्राम बन जाएगा। और हेक्टोग्राम को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। ओके, और समझिए, एक ग्राम यूनिट था, अगर ग्राम यूनिट का नेक्स्ट लोअर यूनिट चाहिए थी तो क्या थी, डेसीग्राम। तो ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपको डेसीग्राम मिल जाएगा। अब डेसीग्राम को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटीग्राम मिल जाएगा। और सेंटीग्राम को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिलीग्राम बन जाएगा। तो देखिए, मीट्रिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें नेक्स्ट हायर एंड लोअर, या तो उसे नेक्स्ट हायर पे जाना हो या किसी यूनिट से लोअर पे जाना हो, उसे पीछे वाले लोअर पे जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट हायर के लिए तो हमें उस यूनिट को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और नेक्स्ट लोअर के लिए हमें उस यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वो है डेफिनेशन है, मीट्रिक सिस्टम क्या है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं, अब नेक्स्ट सिस्टम था एफपीएस सिस्टम। क्या था ये, एफपीएस सिस्टम। ये ब्रिटेन में यूज होता था, कहां पे, ब्रिटेन में, ब्रिटिश। ओके, ये क्या है, एफ स्टैंड फॉर फुट, और ये फुट किसके लिए आपको पता है, लेंथ के लिए। इंडिया में भी यूज होता है फुट कहीं ना कहीं पे। पी स्टैंड फॉर पाउंड, और पाउंड किसके लिए यूज होता है, मास के लिए यूज होता है। एंड एस फॉर सेकंड, और सेकंड आपको पता है किसके लिए होता है, टाइम के लिए होता है। ये जो सिस्टम था ये नॉन मैट्रिक सिस्टम था। क्या था ये, नॉन मैट्रिक सिस्टम, इसलिए इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था। अब मैट्रिक में तो हम क्या कर सकते हैं, बस हमें एक यूनिट पता होनी चाहिए, उसे नेक्स्ट पे जाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, ऐसा करते रहेंगे। बट नॉन मैट्रिक है, इसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एमकेएस, अब क्या हुआ, हमें ये जो सीजीएस सिस्टम था ये बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, क्योंकि एक तो मैट्रिक सिस्टम था और एक हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं ये क्या था, यूजफुल था। बट इसमें की एक डीमेरिट ये थी, ये बड़ी छोटी क्वांटिटी मेजर किया करता है, सेंटीमीटर। अब बहुत बड़ी लेंथ हो, इस रूम की लेंथ हो, अगर मेजर सेंटीमीटर से मेजर करना, सेंटीमीटर से क्या करना हो, मेजर करना, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो इसी को उदाहरण मान के, मतलब इसी का बड़ा वर्जन ये फ्रेंच सिस्टम था। एमकेएस भी क्या है, फ्रेंच सिस्टम है। क्या है, फ्रेंच सिस्टम। और ये भी क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। ये भी क्या है बच्चा पार्टी, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। एम किसके लिए है, मीटर के लिए है। और मीटर की क्या है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। एंड के किसके लिए है, किलोग्राम के लिए है। किसके लिए है, किलोग्राम के लिए। और किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। एंड एस आपको पता है किसके लिए, सेकंड के लिए। और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। ठीक है,
तो बेसिकली इनिशियली हमारे पास कितने सिस्टम थे? 3 मेजर सिस्टम थे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम क्या है? फ्रेंच सिस्टम और साथ ही साथ क्या है? मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस थी, किस लिए थी? क्योंकि ये मीट्रिक सिस्टम, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है। एफपीएस सिस्टम एक ब्रिटिश सिस्टम था और इसकी बहुत खासी सी कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं, क्योंकि ये क्या है? नॉन मीट्रिक सिस्टम है। तो बट बाद में क्या हुआ, ठीक है, हमने इसको एमकेएस को ज्यादा यूज करने लगे। ये डेली लाइफ की में क्या होता, ज्यादा यूज होता था एमकेएस सिस्टम की। मीटर भी है, किलोग्राम भी है, सेकंड भी है, यूज कर लेते थे हम डेली लाइफ में इसको। बट ये तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए सिस्टम बनाया गया। 3 कौन सी? मास और लेंथ और टाइम। अब जैसे जैसे साइंस बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती गई? बढ़ती गई। जैसे अब टेम्परेचर आ गया, क्या आ गया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को ना तो हम मीटर में मेजर कर सकते, ना हम किलोग्राम में मेजर कर सकते, ना हम सेकंड में मेजर कर सकते। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई। अब नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई तो उसके लिए यूनिट भी तो नहीं चाहिएगी। अब इसी तरह चमक, लुमिनस इंटेंसिटी आ गई, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, चमक को ना हम मीटर में मेजर कर सकते, ना हम किलोग्राम में मेजर कर सकते, ना हम टाइम में मेजर कर सकते। तो नई क्वांटिटी आ गई, नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, तो हमें क्या चाहिएगा? नई यूनिट भी चाहिएगी। तो उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक नया सिस्टम डेवलप किया, वहां पे बैठ के डिस्कशन किया। और उन्होंने क्या किया, उस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को क्या कर लिया? कंसिडर कर लिया, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, ठीक है। वो हम देखते हैं। वो सिस्टम था एसआई सिस्टम। क्या था वो? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म है बच्चों, सिस्टम है इंटरनेशनल डी-यूनाइट्स। ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसमें से इस सिस्टम का तो एस लिया और इंटरनेशनल का आई लिया, और ये क्या बन गया? एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बन गया, ठीक है। ये जो सिस्टम था वो 1960 में अडॉप्ट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा फ्रांस में, और वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। इस एसआई सिस्टम में 7 तो आपकी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और 2 आपकी क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। मतलब उस कॉन्फ्रेंस में ये 7 की 7 यूनिट्स डिस्कस हुई थी। उसके बाद ये 2 ऐड हुए उसमें। पहली यहां पे क्वांटिटी है, यहां पे यूनिट, और यहां पे क्या है? सिंबल है। क्वांटिटी, लेंथ अगर क्वांटिटी है उसके लिए यूनिट हमने यूज की मीटर। अच्छा ये भी बता दूं, जो एसआई सिस्टम है वो इसने एमकेएस सिस्टम को भी आगे बढ़ाया, या कहेंगे ये एमकेएस सिस्टम का क्या है? सक्सेसर है, ऐसा बोल दिया जा सकता है। क्योंकि इसने एमकेएस सिस्टम को अडॉप्ट करके, उसको तो अडॉप्ट किया ही किया है, उसके बाद और जो फिजिकल क्वांटिटी आती रही उनकी नई नई यूनिट्स ये देता रहा। जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड एमकेएस सिस्टम था, एमकेएस अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उसको तो इन्हें अडॉप्ट किया। उसके बाद इन्हें 4 क्वांटिटीज और दी, ठीक है। तो यहां इसमें एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहली क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर, और मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल m, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी है बच्चा पार्टी मास। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एमकेएस इसलिए किलोग्राम, और सिंबल क्या था? केजी, ठीक है। जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड, स्मॉल एस क्या है? इसका सिंबल है। फोर्थ जो वो आया, आपकी फिजिकल क्वांटिटी आई, वो क्या थी? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो क्या है बच्चा पार्टी? एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल क्या है? कैपिटल ए। इसके बाद नई फिजिकल क्वांटिटी आई टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करेंगे? एसआई सिस्टम में केल्विन। सेल्सियस भी है, डिग्री सेल्सियस है, बट वो डिग्री सेल्सियस एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को किससे मेजर करेंगे? केल्विन से मेजर करेंगे, और इसका सिंबल क्या है? के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी एसआई यूनिट क्या है? मोल, और उसको किससे, उसका सिंबल क्या है? MOL। नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी, चमक। इसकी यूनिट क्या है? कैंडेला। CD इसका क्या है? सिंबल है, ठीक है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स और उसके क्या आगे? सिंबल आ गए। उसके बाद क्या है? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं।
पहली सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब 2D के एंगल, 2D के अंदर जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, 2 डायमेंशन के अंदर। इसकी यूनिट क्या थी, रेडियन। RD इसका क्या था, सिंबल था। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहाँ पे बनता है, 3D, 3 डायमेंशन के अंदर। इसकी यूनिट क्या है, स्टेडियन। SR क्या है, इसका सिंबल है। अब क्या हुआ, ठीक है भाई, ये फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह दे दी भाई, ये इसके सिंबल वगैरह हमने दे दी, 7 फिजिकल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो सब हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये SI सिस्टम हमने अडोप्ट क्यों किया, इसकी कुछ एडवांटेज होगी तभी अडोप्ट किया इसको, वो देखेंगे। और साथ ही साथ इस फंडामेंटल, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स इन्होंने दी हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन भी देंगे। भाई हमने मान लिया कि मीटर है, बट 1 मीटर होता किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम होता किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड भी तो चाहिए। इनके स्टैंडर्ड क्या क्या होंगे उनका भी हम क्या करेंगे, अब डिस्कशन करेंगे। जैसे सेकंड है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, किसको मानते हैं 1 सेकंड, एक्चुअल में 1 सेकंड है क्या, 1 किलोग्राम एक्चुअल में है क्या, ठीक है। इनके प्रोटोटाइप के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन अभी देखते हैं थोड़ी देर के बाद। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम। जो पहली इसकी एडवांटेज है, जो इसका फायदा है वो क्या है, जो SI सिस्टम है आपका मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम क्या था, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो पहली एडवांटेज होगी। दूसरी एडवांटेज क्या है कि जो SI सिस्टम है वो आपका क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है। क्या है, कोहेरेंट सिस्टम। अब कोहेरेंट सिस्टम क्या है, हमें कोई डिराइव्ड क्वांटिटी बनानी हो तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से या तो डिवाइड करके बना देंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में डिवाइड करके, या उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करके, बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। एग्जांपल, अगर हमें चाहिए कि 1 न्यूटन का फोर्स, क्या चाहिए हमें, 1 न्यूटन का फोर्स, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम की हम क्या लेंगे, बॉडी लेंगे, और उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा देंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हम उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करवा देंगे, एक्सेलरेशन करवा देंगे। तो आपको पता है F = m × a, न्यूटन फॉर्मूला। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से 1 तो यूनिट है, 1 तो क्या है, यूनिट वैल्यू। तो न्यूटन = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपली कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का तो यूज नहीं किया, और हमने एक नई क्वांटिटी भी बना दी। ये कैसी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। तो हम ऐसा करके बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नई नई डिराइव्ड क्वांटिटी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल लीजिए कि भाई 1 जूल वर्क डन करना है, क्या करना है, 1 जूल वर्क डन। तो हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे किसी बॉडी के ऊपर, और वो कितनी चल जाए, 1 मीटर अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन से खिसक जाए तो हम कहेंगे कि कितना वर्क हुआ है, 1 जूल। तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी यूज की, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो यूज नहीं की, कौन सी यूज की है, 1 1 एंड 1। यानी कि बिना किसी और न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज किए हम नई नई डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 जूल यानी जूल = न्यूटन मीटर। समझ में आया नहीं आया? तो ये कैसा है, कोहेरेंट सिस्टम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगली तो इसकी एडवांटेज है वो क्या है, SI सिस्टम इज रैशनल सिस्टम। रैशनल सिस्टम क्या है, अब जैसे आप देखते होंगे कि जिम में वर्कआउट करके आते हैं, हम कहते हैं हमने पूरी जब जिम का वर्कआउट किया, जितने भी घंटे किया, 1 घंटा आधा घंटा जो भी किया, लेट से हमने 100 कैलोरीज बर्न कर दी। 100 कैलोरीज यानी आपने वहां पे जाके किया तो वर्क ही है, ठीक है। यानी आपने वर्क को किस में मेजर कर लिया, कैलोरीज में मेजर कर लिया। देखते होंगे आजकल तो आपके बैंड्स भी आ गए हैं, फिटनेस बैंड, वहां पे कैलोरीज लिखी होती है, आपने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, यानी कि उसका मतलब है आपने इतना वर्क डन कर चुके हो, आप इतनी कैलोरीज, इतने अमाउंट का आप क्या कर चुके हो, वर्क डन कर चुके हो, ठीक है। यानी हमने जिम में जो वर्क किया वो किस में मेजर हुआ, कैलोरीज में मेजर हुआ, ठीक है। हमारे घर में जो लाइट आई, उसने आके मतलब फैन को चलाया, यानी उसने कुछ वर्क किया है। लाइट आई, उसने फैन को चलाया, यानी कि उसने क्या किया, वर्क किया लाइट ने। अब उसके वर्क डन को हम मेजर करते हैं किलोवाट में। समझ में आया नहीं आया? और हमने अभी देखा वर्क डन को हम जूल में भी मेजर करते हैं। तो हमने देखा कि वर्क डन है तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, बट हम अलग अलग सिचुएशन में उसको क्या कर रहे हैं, मेजर अलग अलग यूनिट्स में कर रहे हैं। बट SI सिस्टम में क्या है,
एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट क्या की है उन्होंने, असाइन की है। भाई वर्क डन होगा तो किसी भी तरह का वर्क डन हो हम उसको किस में रखेंगे, जूल में कंसिडर करेंगे, जूल में ही इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, होगा। ये तो हमें अलग अलग वर्क डन की, अब ये जिम में वर्क डन किया जो कैलोरीज में होगा, अब भाई किसी चीज को खिसकाया है वो जूल में होगा, लाइट आई है वो किलोवाट में। अब ये तो सारी चीजें याद करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही सिस्टम में क्या रहेगा, एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी नो मैटर वो कैसी की गई है, चाहे आप जिम में कीजिए, लाइट ने किया, कैसा भी वर्क डन हो, वर्क डन को हमेशा किस में मेजर करेंगे, जूल में मेजर करेंगे। तो रेशनल सिस्टम क्या है, यूजेस 1 यूनिट फॉर ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट है हमारे पास, ऐसा ही सिस्टम। अच्छी बात है। तो ये भी क्या हो गया, फायदा हो गया। फोर्थ जो इसकी यूनिट है वो एडवांटेज है, वो क्या है, जो एसआई सिस्टम है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। सारे नेशंस जितने वर्ल्ड के हैं, मोस्टली, एक दो नेशन का मैं कह नहीं सकता, बट मोस्टली नेशन ने इसको क्या कर रखा है, अडोप्ट कर रखा है, ताकि हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। ठीक है ना, कोई गड़बड़ ना हो, ट्रेडिंग में कोई दिक्कत ना हो। और जो इसके एडवांटेज है, एक तो ये क्या है, इजी है याद करने में, इसकी यूनिट्स को क्या याद करना इजी है। फिफ्थ जो इसकी एडवांटेज है वो क्या है, ये एक तो इजी है, प्रैक्टिकल है, डेली लाइफ में हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिजिक्स की कोई भी ब्रांच हो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या थी एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशंस की, जो फंडामेंटल यूनिट्स और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने पीछे उसके बारे में जिक्र किया था। अब उनकी क्या करेंगे, स्टैंडर्ड, जो उनका स्टैंडर्ड है उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले है मीटर। मीटर किसकी एसआई यूनिट है, लेंथ की। तो मीटर क्या है, एसआई यूनिट है लेंथ की। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से समझिए। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ ए सेकेंड। ये डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब समझिए इसको कि इसने क्या कहा है कि 1 मीटर जो है वो इतनी लेंथ है, कितनी लेंथ है कि जो लाइट है वो वैक्यूम के अंदर, कोई भी एक लाइट है वो वैक्यूम के अंदर 1 सेकंड के इतने हिस्से में, 1 सेकंड को अगर इतनी क्वांटिटी 299,792,458 1 को अगर इतने से डिवाइड कर दो, जो आंसर आएगा 0.0000, इतनी सेकंड में वो लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा पार्टी, 1 मीटर के। ठीक है, तो दोबारा से देखिए, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, किसमें होना चाहिए, वैक्यूम के अंदर, ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ, कितना टाइम इंटरवल चाहिए, 1/this ऑफ ए सेकेंड। अब बात आती है सेकेंड की। भाई देखो, ये जो क्वांटिटीज है, अभी आपने फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, ये है डेफिनेशन में भी आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वो आगे से जो फर्दर आपके फ्यूचर में जो आएगा उनसे रिलेट कर करके बता रखी है, क्योंकि डिफाइन करना जरूरी है। तो घबराइएगा नहीं, बट इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा फिर भी ये मत सोचिए कि मेरे को समझ में नहीं आएगा, आपको सब समझ में आएगा, बट एक दो चीजें होती है जो आगे से आ रही है, बहुत फ्यूचर से, मैं मतलब क्या बता 12th से उठ के कोई टॉपिक इसमें यूज हो रहा हो, तो हम एकदम नहीं कर सकते इन सब चीजों को। तो अभी डेफिनेशन को याद कीजिए और फर्दर हम आगे बढ़ते रहेंगे, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। 1 सेकंड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड तैयार हो गया किसका, मीटर का। जो भी पार्ट ट्रेवल करेगी सब कुछ ऐसे ऐसे करके, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर के। ठीक है बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं कि 1 सेकंड का कैसा स्टैंडर्ड डिफाइन करें। ठीक है भाई, सेकंड क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiations corresponding to the transition
between two hyperfine level of the ground state of cesium-133 atom. पता नहीं क्या बोल गए। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं, समझते हैं। ओके, आपने स्केल देखा है? स्केल जो स्टील वाला होता था 30 सेंटीमीटर वाला, उसको अपने ऐसे पकड़ के ऐसे कभी हिलाया होगा, ऐसे ऐसे कांपता रहता है वो, ठीक है, किया होगा ऐसा, बिल्कुल किया होगा, ठीक है। वो जैसा कांप रहा था ऐसे ऐसे, वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। अभी तक ये यहां तक बात समझ, ये डेफिनेट नोट कर लीजिए, बट समझ रही है यहां से, ठीक है। भैया क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है, ओके। अब आपने क्या देखा होगा, ऐसा कुछ, इसको रब कर देते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने क्या किया, एक थ्रेड से एक कोई स्टोन बांध दिया, ठीक है, और इसको, ये ऐसा था स्टोन, इसको क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया एक जगह से। ये क्या करेगा? कभी ये इधर आएगा, कभी ये इधर आएगा, ऐसा ही करता है ना, कभी इधर मूव करता है, कभी इधर मूव करता है, ऐसा ही करता है। इसको इधर लाके मैंने क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, इधर आएगा। और ये क्या है? इसका मेन पोजीशन जहां पे आगे रुकेगा इनिशियली, बट यहां पे आया, यहां से वापस आगे इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे ऐसे करके इसका पाथ पहले से क्या होता रहता है? छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता, आखिरी में आगे यहीं पे आगे रुक जाएगा, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेशन, अपनी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन होती है जहां पे ये बॉडी रेस्ट में है, इसके दोनों तरफ ये क्या करता रहता है? पोजीशन, ये मूव करता रहता है, कभी इधर कभी इधर, ये क्या करता है? ऑसिलेशन करता है। तो इसी तरह से सीजियम 133, सीजियम 133 का मतलब सीजियम एक एटम है, ठीक है, और उसका एक आइसोटोप लेना है जिसका एटॉमिक मास कितना हो? 133। अब आइसोटोप्स, आइसोटोन्स शायद आपने पढ़ रखे हो, नहीं पढ़े होंगे तो आप केमिस्ट्री में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीजियम एक एटम है, और कौन सा एटम लेना है? जिसका एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना है? 133 है, ठीक है। वो एटम लिया, वो एटम होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे, सिंपल भाषा में समझते जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये क्या है? मैंने बाहर से इसको क्या दे दी? एनर्जी दे दी, बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी, तो ये क्या करेगा? इससे बाहर आ जाएगा इस ऑर्बिट से, और ये इस ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देगा, इस ऑर्बिट में। तो ये इधर आ गया, लेट्स से, बट ये चाहता क्या है भाई? मैं मेरी इनिशियल पोजीशन पे जाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये दोबारा से क्या आएगा? इधर आएगा, बट ये इधर नहीं आएगा। क्यों? ये कहां आ जाएगा? ये कहीं बीच में इस ऑर्बिट में आ जाएगा, क्योंकि यहां पे अलग से बना देते हैं। क्यों भाई? इसमें क्यों आना? इसमें आ जाना चाहिए था, बट जैसे मैंने इसको रिलीज किया, रिलीज करने के बाद रहना तो इसको, स्टोन को यहीं पे चाहिए था, बट यहां रहने की बजाय कहां चला जाता है? इससे भी आगे चला जाता है, ठीक है। इसी तरह मैंने इसको, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी थी जो इसमें है, वो कहां चला गया? बाहर चला गया, बट वो रहना चाहता है इनिशियल पोजीशन पे, दोबारा फिर यहां पे आएगा, बट ये वो यहां पे आके नहीं रुकेगा, वो क्या चला जाएगा? इससे भी अंदर चला जाएगा, फिर वो इधर से फिर जाएगा, इधर रहने की कोशिश करेगा, वो इधर नहीं रहेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर वो इधर आएगा, फिर वो इधर। तो इसका जो पाथ है वो बच्चा पार्टी ऐसे होता रहेगा, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होता जाएगा, फिर आखिरी में कहीं जाके वो दोबारा रेस्ट पे आ जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, इसको भी ऐसे रिलीज कर, इसको रिलेट करो दोनों को। मैंने इसको यहां पे लेके रिलीज कर दिया, यहां से रिलीज किया, रहना तो चाहता था यहां पे, बट इसके पास एनर्जी है, वो एनर्जी इसको आगे लेके जाएगी, और यहां से फिर इधर रहने की कोशिश करेगा, बट फिर वो आगे चले जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, बट थोड़ी सी देर के बाद वो रुक जाएगा दोबारा से यहीं पे। इसी तरह इस एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दी, वो बाहर चला गया इसके ऑर्बिट से, बट वो रहना तो उसी पोजीशन पे चाहता है, वो दोबारा से इधर आएगा, बट वो यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? एनर्जी है, रुक नहीं पाएगा, तो अंदर वाली साइड आ जाएगा। ऐसे ऐसे मोशन करते 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 वो क्या करता है भाई? घूम भी तो रहा है। अगर वो एक ही जगह करता रहता तो ऐसा कर चलता, कभी इधर आ गया, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, बट वो रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए ऐसा पाथ आ गया हमारे पास, ठीक है। घूम भी रहा है और ऑसिलेट भी कर रहा है, तो ठीक है, ऐसा रिलेट हो गया। अब जितने टाइम में ये इलेक्ट्रॉन, या बोलो कि ये एटम
जितने टाइम में इतनी बार जब ओसिलेट हो जाएगा, जितने टाइम में इतनी बार ओसिलेशन जब कर लेगा, वो टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, 1 सेकंड के बराबर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया हो, ठीक है। ना आया तो दोबारा रिवाइंड करके दोबारा समझना। ये थोड़ा सा मुश्किल है ये डेफिनेशन, क्योंकि अभी तक हमने इतना सब पढ़ा नहीं है कि ओसिलेट क्यों कर रहा है। ये आपके 11th के लास्ट में आएगा, शायद 9th यूनिट होगी, वहां पे जाके आएगा ये। तो भी 9th यूनिट यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, बट स्टिल फिर भी हमें डेफिनेशन याद करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हमने याद कर ली। समझने के लिए ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। ये किसके इक्वल की, 1 सेकंड की इक्वल की। दोबारा से वही करूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन है जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड थोड़े से मुश्किल है क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे, बट पेशेंस करके बैठे रहिए और पढ़िए, सब हो जाएगा, सब कुछ सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, ओके। नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी है मास, उसकी एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो अब हमें डिफाइन करना है कि 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड क्या है, 1 किलोग्राम एक्चुअल में होता किसके इक्वल, इसका स्टैंडर्ड किस तरह से बनाया गया, क्या है इसका स्टैंडर्ड, वो देखेंगे। तो सेवरेस एक जगह है पेरिस के पास, पेरिस पता होगा, ठीक है। तो पेरिस के पास सेवरेस जगह है, वहां पे एक ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। वहां पे ये मेजर वगैरह के सारे क्या है, एक म्यूजियम टाइप, अगर हम ऐसा ना सोचते, एक म्यूजियम टाइप है, वहां पे अलग अलग चीजों के मेजर रखे हैं, वहां पे वेट के रखे हैं, वहां पे स्टैंडर्ड्स रखे हैं बहुत सारी चीजों के। तो ऐसी एक जगह है, सेवरेस में है ये, और वो किसके पास है, पेरिस के पास। वहां पे है ना, उस जगह पे एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का 2 एलिमेंट्स है, प्लेटिनम और इरिडियम, इस एलॉय का एक सिलेंडर रखा है, ठीक है। और उस सिलेंडर की क्या खास बात है, जितनी उस सिलेंडर की हाइट है वो इक्वल है उस सिलेंडर के डायमीटर के, ठीक है। यानी कि उस सिलेंडर का डायमीटर और उस सिलेंडर की हाइट क्या है, बराबर है। और वो सिलेंडर किस का है, एलॉय कौन सा है, प्लेटिनम और इरिडियम, दोनों का एलॉय है। उस सिलेंडर का जो मास होगा ना, वही मास किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम के। ये इसकी डेफिनेशन है, द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर। प्रोटोटाइप इसलिए है सबसे पहले बनाया गया था, प्रोटोटाइप इंग्लिश का कोई वर्ड है। तो मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर ऑफ, सिलेंडर किसका है, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय। और इसकी खास बात क्या है, इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो किसके इक्वल है, इसकी डायमीटर के। और वो कहां पे रखा है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सेवरेस। सेवरेस एक जगह है पेरिस के पास। और जो सिलेंडर का जो मास है ना बच्चा पार्टी, वो किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम के इक्वल, ठीक है। डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में पॉज करके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप एक चीज देखिए, जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं वो यूनिट चीज के लिए कर रहे हैं, जैसे 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 किलोग्राम, जो भी हम करेंगे वो 1 यूनिटी के लिए करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, 1 एम्पियर, ओके। इसके लिए आप इमेजिन करिए, बिल्कुल पतले हमारे पास क्या है, वो है वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। क्रॉस सेक्शन जानते होंगे, जिनकी मोटाई बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल पतले, हमारे हेयर की तरह पतले होंगे, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, वो पतले वायर हैं, और वो हमने मान लिए वो कितने हैं, इनफाइनाइट लंबे हैं। वो कितने लंबे हैं, इनफाइनाइट लंबे हैं। और वो कहां पे रखे हैं, वैक्यूम के अंदर रख दिया उन दोनों वायर को, ठीक है। और दोनों वायर में कुछ करंट चल रहा होगा लेट से, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे हैं, ठीक है। अब करंट चल रहा होगा, जब इन दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग जाएगा ना, इस वायर के पर मीटर पे, हर एक मीटर पे कितना फोर्स लगे, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो उस केस में जो इन दोनों के अंदर जो करंट चल रहा होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा, ठीक है। ये कहानी कैसे, बस कहानी की तरह याद करिए इसको, कि हमने 2 वायर ले ली और वो वायर बिल्कुल पतली है, हमने मान लिया उनका जो डायमीटर है ना, वो जो क्रॉस सेक्शन वो नेग्लिजिबल स्मॉल है, बिल्कुल है ही नहीं, मान लो बिल्कुल इतने पतले बालों की तरह, ठीक है। और वो हमने मान लिया इनफाइनाइट लंबे हैं, ऐसा मान के। आइडियल केस इनफाइनाइट लंबा तो कुछ चीज है ही नहीं, फिर भी आइडियल केस में डेफिनेशन देनी, इसलिए मानना पड़ेगा। इनफाइनाइट लंबी वायर ले ली, क्रॉस सेक्शन है बिल्कुल उनका नेग्लिजिबल, और उन दोनों वायर को
ठीक है, आप 1 मीटर की दूरी पर रख दीजिए, ठीक है। लेट्स से उनके अंदर से कोई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा, जब इन दोनों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स लग जाएगा ना, उस टाइम पे जो इनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों वायर के अंदर से, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 एम्पियर के। ठीक है बच्चा पार्टी, ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इंग्लिश में बोल के बता देता हूं। 1 एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट, अरे ये क्या होगा? कांस्टेंट करंट होगा, विच इफ मेंटेन्ड इन 2 straight parallel conductors ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, वो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे और वो क्या होंगे? इनफाइनाइट लेंथ के होंगे, ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, यानी उनकी जो मोटाई वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों को 1 मीटर दूरी पे रखना है, और किस में रखना है? वैक्यूम के। उनके बीच में कितना करंट फोर्स प्रोड्यूस है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है तो इसका मतलब है दोनों के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चा पार्टी? 1 एम्पियर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है बच्चा पार्टी? केल्विन। अब हमें ये डिफाइन करना है 1 केल्विन का स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, उससे पहले ये देखिए कि एक ट्रिपल पॉइंट होता है वाटर का। ट्रिपल पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है वाटर का जहां पे वाटर की तीनों स्टेट, कौन सी? वाटर खुद, आइस और वाटर वेपर्स, वाटर की तीनों स्टेट एक साथ रहती हो। जिस टेम्परेचर वो तीनों स्टेट एक साथ रहती है उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी ट्रिपल पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है किसका? वाटर का, और उस पे क्या होता है? वाटर की तीनों स्टेट एक साथ रहती है। तीनों स्टेट कौन सी है? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, हमें पता चल गया ट्रिपल पॉइंट ये। अगर उस ट्रिपल पॉइंट का, उस टेम्परेचर का हम क्या कर दें, उसका कितना हिस्सा ले ले? 273.16 हिस्सा, यानी कि कोई टेम्परेचर है, ठीक है, उसको हम कितने से डिवाइड कर दे? 273.16 से अगर हम डिवाइड करें, नियरली 273 से अगर हम डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा, जो फ्रैक्शन निकल के आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी, वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1 केल्विन के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? 1 केल्विन के। इसको थोड़ा सा और समझिए ध्यान से, डेफिनेशन उतार लीजिएगा आराम से, अब समझिए इसको। ट्रिपल पॉइंट का पता चल गया ना? ठीक है, अब क्या है भाई, आपको पता है वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है बच्चा पार्टी, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है बच्चा पार्टी 273 केल्विन। ठीक है, और एब्सोल्यूट जीरो कितना है? एब्सोल्यूट जीरो कितना है? 0 केल्विन है बच्चों, 0 केल्विन। ठीक है, सबसे ठंडा जो टेम्परेचर है ना, सबसे एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट जीरो है वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है बच्चा पार्टी, वो क्या है? 0 केल्विन है। और हमारी बर्फ कहां पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है। कहां पे जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब वो किसके इक्वल है? 273 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, ओके। अब क्या है भाई, ऐसा होगा, ये तो क्या है? 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो, और यहां पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। 0 केल्विन से 273 केल्विन तो ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, ऐसे एक रेंज है, ये रेंज कितनी है? 273 केल्विन की है, 273 की, ये 0 केल्विन है और ये 273 है, यानी इनका बीच का गैप कितना है? 273 केल्विन का है। अगर इस गैप के, ये जो गैप आया है 273 केल्विन का, अगर इस गैप के हम कितने टुकड़े ले लें? 273 टुकड़े बना लें, ऐसे ऐसे करके, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5, ऐसे ऐसे करके कितने टुकड़े बनाते हैं हम इसके? 273 डिवीजन दे दें, 273 इसके क्या बना दे? टुकड़े बना दें, तो जो एक टुकड़ा बना वो किसके इक्वल आ गया? 1 केल्विन के इक्वल आ गया। अब 273 को 273 से ही डिवाइड कर दोगे, इस 273, ये गैप कितने का था? 273 का था, और क्या कितने टुकड़े बना दिए? 273 टुकड़े बना दिए, तो एक टुकड़ा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई?
तो मेन बात इस कहानी में क्या था, एक ट्रिपल पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। ट्रिपल पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर है, किसका है भाई वो टेम्परेचर, वो वाटर का टेम्परेचर है। उस टेम्परेचर पे क्या होता है, उस टेम्परेचर पे होता है कि अपनी जो वाटर की तीनों स्टेट है, लिक्विड यानी कि वाटर, सॉलिड मतलब कि आइस, और गैस यानी कि वाटर वेपर, यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर, जिस टेम्परेचर पे तीनों के तीनों एक साथ जब रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का हम कितना ले लें, टू, उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को कितने से डिवाइड कर दे, 273.16 से, यानी कि लगभग 273 से डिवाइड कर दें, तो जो डिवीजन के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 केल्विन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर तीनों स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सही है भाई। अब क्या किया, एक बीकर लिया या ग्लास लिया, उस ग्लास में, उस वाटर के ग्लास में मैंने आइस डाल दी। क्या डाल दी, आइस डाल दी। आइस की क्यूब तो है हमारे पास। सर अभी तो 2 ही स्टेट हुई है, वाटर वेपर कहां पे आया। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूं, उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या कोई प्रेशर होगा उस ग्लास के ऊपर, हमेशा रहता है प्रेशर, तो हाँ हर किसी के ऊपर, अभी भी मेरे ऊपर भी क्या है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हर किसी के ऊपर क्या है, प्रेशर है। अगर हम उस प्रेशर को क्या करते रहे, कम कर दें, किसी भी तरह से हम क्या करते रहे, उस प्रेशर को, जो उस ब्रिकर के ऊपर प्रेशर था उसको बिल्कुल कम कर दें, तो उसको कम करने के बाद, उस प्रेशर को कम करने के बाद आपको क्या दिखने शुरू हो जाएंगे, वेपर्स भी वहां पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपने जब प्रेशर कम किया, लिक्विड और सॉलिड, तो आइस और वाटर तो पहले था, आपने प्रेशर और कम कर दिया, प्रेशर कम करने की वजह से आपको क्या दिखाई देने शुरू हो गए, वेपर्स भी। अब वाटर भी है, आइस भी है और वाटर वेपर्स भी है, तीनों स्टेट हो गई। तो जब वो टेम्परेचर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 273.16, नियरली 273 से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवीजन के बाद बचा पार्टी जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 केल्विन के। और ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने कहा है कि जो आपको पता है बर्फ किस पे जमती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमती है, ये बात सही है। बट जो 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चा पार्टी, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको रब कर देते हैं, मेन चीज ये अब ये रहेगी। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस है बच्चा पार्टी, वो किसके इक्वल है, 273 केल्विन के इक्वल है। ठीक है, ये स्केल अलग है, टेम्परेचर है, ये डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन है। जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल है, 273 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस कभी सबसे ठंडा टेम्परेचर नहीं है। इस सबसे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर कौन सा है, एब्सोल्यूट 0, और एब्सोल्यूट 0 क्या है, 0 केल्विन के इक्वल है। अब 0 केल्विन और ये कितना है, 273, यहां पे 0 केल्विन आएगा और यहां पे क्या आएगा, 273 केल्विन। तो ये क्या होगा, 0 केल्विन और 273 केल्विन के बीच में कितना डिफरेंस है, 273 का गैप है। ठीक है भाई, अगर इस गैप के मैं कितने टुकड़े कर दूं, 273 टुकड़े कर दूं, इसको 273 चीजों में बांट दूं, तो जो एक एक टुकड़ा आएगा वो बच्चा पार्टी किसके इक्वल होगा, 1 केल्विन के इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कैंडेला। क्या देखते हैं, कैंडेला। कैंडेला के लिए, कैंडेला किसकी एसआई यूनिट है, लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी की क्या है, एसआई यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, चमक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चमक। आज सूरज की चमक कल से ज्यादा है, यानी कि उसके पास लुमिनस इंटेंसिटी कल से ज्यादा है। तो चमक को किस में देखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला। क्या है, कैंडेला। अब देखेंगे कि 1 कैंडेला किसके इक्वल होगा। हर चीज हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, 1 डिफाइन करते आ रहे हैं, तो कैंडेला भी 1 कैंडेला। तो 1 कैंडेला के लिए क्या होगा, इसके पीछे की बस कहानी की तरह याद रखिए। हम क्या लेंगे, एक ब्लैक बॉडी ली हमने, क्या ली, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है, इमेजिनरी बॉडी है वैसे तो, ये एक ऐसी ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक, जो बिल्कुल ब्लैक है ऐसे। इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी की खास बात होती है, जितनी भी रेडिएशन इसके ऊपर डाल दोगे आप, वो सारी की सारी रेडिएशन को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर सकती है। आइडियली की बात है, ये एक्चुअल में नहीं होता। और जब ये इसको कहें कि अब तेरे को ये एनर्जी क्या करनी है, रेडिएट करनी है, बाहर निकालनी है, तो ये ब्लैक बॉडी जितनी इसने एनर्जी क्या करी थी, एब्जॉर्ब करी थी, जितनी रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी थी, इसमें ये काबिलियत है वो सारी की सारी एनर्जी को क्या कर दे, एमिट कर दे। ठीक है, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि हमें घर वाले कहते हैं भी आज गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी में ना ब्लैक शर्ट मत डाला करो।
ब्लैक शर्ट क्यों नहीं डाल लें? ब्लैक शर्ट क्या होती है, ब्लैक जो रंग होता है वो मोस्टली जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशन गिरती है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमें क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। और व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करती लाइट की, तो इसलिए गर्मी में ज्यादा कपड़े जो हम किसके डालते हैं, व्हाइट कलर के डालते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, वो अलग केस है। तो एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है वो मैंने बता दिया। अब इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कुछ एरिया होगा, ठीक है। अब उसका क्या करें, इतना एरिया ले लें, कितना एरिया ले लें, एक को अगर 60,000 यानी 60,000 से डिवाइड कर दें, वन को अगर 60,000 से डिवाइड कर दें, कुछ वैल्यू निकल के आएगी 0.000 कुछ समथिंग, उतने मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया। जैसे इसमें से इस पूरे एरिया को 60,000 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें से अगर डिवाइड करेंगे मतलब टुकड़ों में काट दिया इस पूरे एरिया को, ये 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, कपड़ा था, ब्लैक बॉडी थी, इसके मैंने 60,000 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए, 60,000 टुकड़े कर दिए। छोटा सा टुकड़ा, टुच्चू सा टुकड़ा ऐसा होगा, टुच इतना सा आ गया होगा, इससे भी बहुत छोटा ये। अब हमने ये इसके ऊपर देखना है क्या होगा, ये ऐसा होगा, ये ले लिया। इसका 60,000 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा ले लिया ऐसा, और ये क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। और इसको अगर हम प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पर रख दें, इसको हमें कहां पे रखना है, प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पे। प्लेटिनम कोई है, उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, प्लेटिनम कोई एलिमेंट है, उसका कोई टेम्परेचर होता होगा जहां पे वो फ्रीज हो जाता है। तो प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पे इसको क्या कर रख देंगे, जाके रख देंगे। और इसके ऊपर प्रेशर कितना होना चाहिए इस सिचुएशन में, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर कितना प्रेशर होना चाहिए, 101 से 325, ठीक है भाई, रख दिया। उस केस में ऐसा सेटअप बता दिया, उस टाइम पे जो ये ब्लैक बॉडी है अपने एरिया के परपेंडिकुलर, इसके एरिया के परपेंडिकुलर यानी इस डायरेक्शन में, इस एरिया के परपेंडिकुलर जितनी चमक छोड़ेगा, रिलीज करेगा, वही किसके इक्वल हो जाएगी, 1 कैंडेला के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान आ, ये एक भाई डेफिनेशन है, सो नोट डाउन कर लीजिए, बट समझिए ऐसे हमने क्या किया कि हमने लेट से 1 मीटर स्क्वायर का क्या ले लिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी ले ली, उसके कितने कर लिए, 60,000 हिस्से कर लिए। कितने कर लिए, 60,000 पार्ट्स कर लिए। उन 60,000 पार्ट्स में से, उन 60,000 पार्ट्स में से एक पार्ट हमने चूज कर लिया, ये भी परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी, उसी का हिस्सा है। ओके, इस परफेक्टली ब्लैक बॉडी को हमने कहां पे रख दिया, प्लेटिनम के फ्रीजिंग पॉइंट पे रख दिया हमने इसको, ठीक है भाई, रख दिया। ओके, और उसके ऊपर अब प्रेशर कितना है इस सिचुएशन में, 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा। इस सिचुएशन में इसके एरिया के परपेंडिकुलर जो चमक रिलीज होगी, जो हमें चमक दिखेगी, वो चमक किसके इक्वल होगी बच्चा पार्टी, 1 कैंडेला के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, 1 कैंडेला के इक्वल। अब हमारी नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मोल है, ठीक है। मोल एक काउंटिंग है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग होती है, वैसे ही मोल भी क्या है, काउंटिंग है। जैसे हम कहें कि 1 दर्जन केले, दर्जन मतलब 12, ठीक है ना। इसी तरह एक मोल भी एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी किसके इक्वल है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। ओके, आप क्या कीजिए, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, वो कार्बन लेना है जिसका मास नंबर कितना है, 12, ठीक है। उस कार्बन का हमने कितना ले लिया, 12 ग्राम ले लिया। क्या ले लिया, 12 ग्राम ले लिया। उसमें हमने क्या किया, उसको ऐसा फैला लिया, ठीक है। हमने गिना, उसमें हमने गिने कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, जितने उसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसमें, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वही किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल। तो ये काउंटिंग होगी, ठीक है। अगर उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन हम ले लें तो हम क्या बोलेंगे, वो किसके इक्वल होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इक्वल। अगर उतने ही नंबर ऑफ आयंस हम ले लें तो ये क्या बन गया, 1 मोल आयन। उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लें तो ये क्या बन गया, 1 मोल मॉलिक्यूल। अगर उतने नंबर ऑफ एटम्स ले लें तो ये क्या बन गया, 1 मोल एटम, ठीक है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये सारों 7 की 7 फिजिकल क्वांटिटीज, आप इसकी डेफिनेशन याद करिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इसमें से, इन 7 में से 1 या 2 आपको समझ में ना आए, कोशिश की है कि अच्छे से आपको समझा पाऊँ, बट वही रीज़न कि क्या पता इसमें जो यूज़ की हुई, जो इसमें डेफिनेशन में जो यूज़ की हुई चीज़ है वो 12th की यूज़ की हुई,
डेफिनेशन तो कहीं से भी दे सकते हैं, स्टैंडर्ड तो कहीं से भी बन सकता है ना। तो हो सकता है आपको एक या दो समझ में ना आया हो, बट कोशिश करना फिर भी समझ में आएगी। अगर ना आए फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आएगा, आगे का सब समझ में आएगी। डेफिनेशन थी बस और कुछ नहीं। और क्या कहते हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब करवाइए अपने फ्रेंड से, शेयर कीजिए उनके साथ। अपने जो भी क्यूरीज हैं, जो व्यूज़ हैं आपके, वो कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए और पढ़िए और खुश रहिए। एंड वाई फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, गुड बाय।